हेलो दोस्तों, वेलकम टू एन अकेडमी। तो ये है ऑनलाइन हिंदी समरी ऑफ द हिंदू 10 मिनट से कम समय में। और आज तारीख है 27 दिसंबर 2016। प्रस्तुत करूंगा मैं दीपांशु सिंह। और आज बस अभी अभी मैं वापस आया हूँ बैंगलोर से पुणे। तो अभी बस जो एयरपोर्ट का लाउंज है वहीं से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी लेट हो गया है काफ़ी। तो मुझे लगा काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे, तो मैं सोचा इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ पहले। तो आप मुझे अनअकैडमी के इस लिंक पे फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस कोर्स को प्लीज़ रिव्यू, रेट एंड रिकमेंड करें, और हर वीडियोस को प्लीज़ थम्स अप दें, रिकमेंड करें, और इस कोर्स को अच्छी रेटिंग्स दें। ऑलमोस्ट मंथ एंड आ गया है, तो मैं आशा करता हूँ आपको अगर ये कोर्स से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ आप इसको रिव्यू करें। तो आज काफ़ी सारे ओपिनियंस आए थे। एक ओपिनियन था जो जॉन ड्रेज ने लिखा है रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन, और कैसे जो हमारा आईटी सेक्टर है वो उसको बूस्ट मिला है इससे। तो एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। वैसे कुछ खास था नहीं उसमें एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा टेक्निकल भी हो गया आर्टिकल एक्सप्लेन करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कैसे उससे फ़ायदा हुआ है बेसिकली डीमोनेटाइजेशन के बाद। जैसे पेटीएम और ई वॉलेट्स वाली कंपनीज हैं, तो आईटी सेक्टर को बूस्ट मिली है। उसमें नंदन नीलेकानी के रोल को एक्सप्लेन किया गया है। और एक दूसरा आर्टिकल था फॉरेन रिलेशंस ऑफ इंडिया को लेके, फॉरेन मिनिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। कुछ खास आर्टिकल नहीं था, थोड़ा उन्होंने लिटरेचर टर्म्स में समझाया है शेक्सपियर की फिलॉसफी लेके, कैसे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जो हमारे जो फॉरेन रिलेशंस है वो इवॉल्व हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर में। तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एक बार देख सकते हैं, अगर होगा तो मैं उसको कवर कर लूँगा कल के जो हमारा हिंदू की समरी है। और बाकी जो एडिटोरियल हैं वो हम लोग कवर करेंगे आज। तो पहला जो था वो था FCRA जो रूल्स है वो उनको क्यों रिपील कर देना चाहिए, क्यों जो है वो अमेंडमेंट जो किए गए हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट अमेंडमेंट्स हैं और फायदा नहीं होता उससे। तो बेसिकली गवर्नमेंट, आपको पता होगा, काफ़ी सारे जो थे FCRA के जो लाइसेंसेज रिजेक्ट कर दिए एनजीओ के, और मास रिजेक्शंस किए। ये भी नहीं कि एक दो का किया हो, काफ़ी सारे 10-10, 15-15 हज़ार एनजीओज के एक साथ जो है FCRA लाइसेंस रिजेक्ट कर दिए। तो बेसिकली FCRA से क्या होता है, अगर आपके लाइसेंस रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको फॉरेन फंडिंग नहीं मिल सकती, और स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होती है। RBI को आपको बताना पड़ता है कि कितनी फंडिंग आई और कैसे आप इसको स्पेंड कर रहे हैं। तो इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, काफ़ी ज़्यादा सिविल सोसाइटी और काफ़ी सारे जो हमारे सांसद हैं और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी बोला कि ये सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है जो गवर्नमेंट का एक्शन है। तो बेसिकली FCRA जो लॉ था उसका ओरिजिन था, आप देखें तो 1976 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, जो उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे ये जो इलेक्टोरल कैंडिडेट से प्रोहिबिट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज और जजेस और MPs और इवन कार्टूनिस्ट को, तो बेसिकली जो एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन और पॉलिटिकल डिसेंट होता था उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने FCRA का लॉ लेके आए थे, क्योंकि उन्हें लगा काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इंटरफेरेंस हो रहा है, फॉरेन से पैसे लाए जा रहे हैं उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए। तो ये कोल्ड वॉर का एरा था। तो लेकिन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा जब 1991 में जब हमारी लिबरलाइजेशन हुआ इकोनॉमी का और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आने लगे, तो इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया, और फिर काफ़ी ज़्यादा फंडिंग आई बिजनेस में, और पॉलिटिकल पार्टी से इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। तो उन्होंने 1976 का जो FCRA जो रूल्स थे उसको काफ़ी वायलेशन किया। तो इसके चलते 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया एक्शन लेने के लिए। एनडीए गवर्नमेंट और एनडीए सरकार जो पार्टी है सरकार को बोला, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई नहीं उठाया, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ऑब्वियसली हर पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग चाहती है इलेक्शन जीतने के लिए, बहुत ही क्रूशल है। तो इसलिए उसके ऊपर से उन्होंने क्वाइटली इंट्रोड्यूस कर दिया क्लॉज अमेंड करके FCRA 2010 में, जो कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बैक डेट पे इन्होंने इंप्लीमेंट किया, कि जो मनी होगा वो बेसिकली इंडियन सब्सिडरी के थ्रू आएगा। जो फॉरेन कंपनीज होती थी वो इंडियन सब्सिडरी खोल सकती हैं, तो उसके अगर थ्रू मनी इनको मिल रहा है तो वो फॉरेन फंडिंग के तहत नहीं आएगा, और वो अलाउड है। तो बेसिकली अपने फायदे के लिए उन्होंने रूल्स को चेंज कर दिया। अच्छा, जो नया FCRA के रूल्स है उसके साथ इश्यूज क्या है? 3 बेसिक इश्यूज हैं। एक तो ये कि लाइसेंस जो है नया वो बार बार हर 5 साल बाद उसको रिन्यू करना पड़ेगा, तो इसमें स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेट की हाई हैंडेडनेस बढ़ जाती है। दूसरा है कि इसमें 50% कैप जो है स्पेंडिंग रहेगी, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से 50% जो है फॉरेन फंडिंग का यूज़ कर सकते हैं। और जो लिस्ट है बेसिकली उसको एक्सपैंड कर दिया गया है, जिसमें FCRA के रूल्स अप्लाई होंगे ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पॉलिटिकल नेचर। तो कोई से भी ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिकल नेचर्स के होंगे, नॉर्मल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसके खिलाफ ये रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली सरकार चाह रही है कि जो उनके खिलाफ ऑपोजिशन उठ रहा है उसको रोका जाए। तो इसके बारे में UN के स्पेशल रैपटियर थे, उन्होंने बोला कि ये जो रूल्स हैं ये वायलेट करते हैं आर्टिकल 20 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। साथ ही साथ जो ये रूल्स हैं ये कंफॉर्मिटी में नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ है और प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स हैं। तो और उन्होंने ये साथ साथ ये भी बोला कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो इन्वोक किए गए FCRA के अंडर में, वो फेल करते हैं। जो टेस्ट होता है हमारा लेजिटिमेट, जो जायज़ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सेटिस्फाई नहीं करता, और ये टू वेग हैं, समझना डिफिकल्ट है, और एक्सेसिव डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई है सरकार को, जो
आर्बिट्री मैनर, मनचाहे मैनर में वो लोग इसको रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं है कि रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा फंड्स जो है एनजीओ के मिसयूज भी करते हैं एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में से कोई शक नहीं है, बट हर एनजीओ को उसी एक दायरे से और मापना आंकना वो सही नहीं होगा। तो इसलिए एक 7 मेंबर टास्क फोर्स सेटअप करने के लिए बोला गया था 2009 में। नेशनल जो लेवल सेल्फ रेगुलेटरी एजेंसी होगी, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ हुआ नहीं। तो वो मॉनिटर करती, एक्रेडिट करती जो हमारी ये सीएसओ है, और तो एक बेसिकली इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। तो अगर इस पर दोबारा काम करे तो ये अच्छा काम कर सकती है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अगर हम इसे इंडिपेंडेंट बॉडी के पास देते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद इन लॉज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है और मॉनिटरिंग और रेगुलेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अगला आर्टिकल एक इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को लेकर था, तो उस आर्टिकल में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके अलावा मैंने सोचा कि मैं आपको डिटेल बता दूं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के क्या होता है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। तो ये कॉन्सेप्ट था जो नेपा एक्ट 1969 का था, यूएसए में इंट्रोड्यूस किया गया, जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐसा था जिसमें इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का यूज़ किया गया जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। तो ईआई जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है वो डन के बेसिकली किया जाता है ताकि एक ऑप्टिमल यूज़ हो पाए, नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट तरीके से यूज़ हो पाए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे हमारे पर्यावरण को। तो इसमें कई सारी स्टेजेस होती हैं। ईआई के पहले स्क्रूटनी होती है, उसके बाद एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी होती है जो रिकमेंडेशन देती है, उसके बाद मिनिस्ट्री फाइनल अप्रूवल देती है, फिर मॉनिटरिंग होती है क्लियरेंस ऑफ प्रोजेक्ट को लेकर, जो क्लियर प्रोजेक्ट होता है। तो इसमें 8 स्टेप्स होते हैं एआई के प्रोसेस के। बेसिकली इसमें फर्स्ट स्टेज में स्क्रीनिंग होती है, फिर स्कोपिंग होती है जिसमें आइडेंटिफाई किए जाते हैं की इशूज़ क्या है और वो क्या इंपैक्ट होगा, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। फिर एक इम्पैक्ट एनालिसिस होता है कि जो प्रोजेक्ट उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका एनालिसिस होगा। फिर मिटिगेशन की कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो अवॉइड कर सकें पोटेंशियल जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो दुष्प्रभाव पड़ेंगे हमारे पर्यावरण पे। तो पर्यावरण के जो दुष्प्रभाव को रोकने के लिए मिटिगेशन वाली स्टेज की जाती है। फिर रिपोर्टिंग की जाती है हर स्टेज पे। उसके बाद रिव्यू किया जाता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का। फाइनली डिसीजन दिया जाता है कि कैसे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाए या ना किया जाए, और क्या अमेंड किया जा सकता है इसको, और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। फिर बाद में ऑब्वियसली जब एक प्रोजेक्ट चालू हो जाए उसके बाद पोस्ट मॉनिटरिंग की जाती है, जो प्रोजेक्ट कमीशन हो जाता है। तो ये बेसिकली स्टेजेस है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की। आप इसको यूज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसको लेके। इन्वायरमेंट में आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा डायनामिक क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और नेशनल बिजनेस पेज इंटरनेशनल न्यूज़ में कुछ खास था नहीं आज। एक इंपॉर्टेंट था अग्नि 5 टेस्ट जो सक्सेसफुली टेस्ट की गई है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। स्पेशली अगर आप देखें जो निर्भया क्रूज मिसाइल थी वो फेल हो गया, तो न्यूक्लियर ट्रायड बनाने के लिए बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट थी, वो इंडिजियसली डेवलप की गई है डीआरडीओ जो था उसके। और ये सेकेंड टाइम में जब मिसाइल को फायर किया गया था कैनिस्टर माउंट से। तात्रा ट्रक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, आपको पता होगा ब्राइबरी इशू को लेके। एंड अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो रिमिशन होंगी पावर लाइंस एक्सक्लूसिवली वो स्टेट के साथ रहेंगी और जुडिशरी के पास नहीं रहेगी। तो रिमिशन बेसिकली एक एक्ट ऑफ मर्सी होता है बाई स्टेट, अंडर विच जो क्वांटम ऑफ सेंटेंसिंग होती है वो चार्ज की जाती है। तो जो जिसमें नेचर और कैरेक्टर ऑफ जो डिसीजन होता है वो डिसाइड नहीं होता। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में दिया हुआ है। देखिए आपने पढ़ा होगा गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर होती है, पार्डन, रिमिशन, रिप्राइव एंड इन सब चीज़ों की, तो उसी से रिलेटेड है। अगला है बिजनेस पेज न्यूज़ की इंडिया के जो आयरन एक्सपोर्ट है अंडर स्क्रूटनी है यूरोपियन यूनियन और साउथ कोरिया द्वारा। बेसिकली जैसे आपको पता होगा ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ के चक्कर में जो ये बेसिकली उनको लग रहा है कि भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है ये जो आयरन है कि क्वालिटी ग्रे आयरन, बेसिकली इसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है और सिलिकॉन इम्प्योरिटी कास्ट आयरन होते हैं। उसके माइक्रोग्राफिक स्ट्रक्चर्स और काफ़ी अच्छी डैम्पनिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो वो बेसिकली डंप कर रहे हैं वहाँ पे कम प्राइसेस में, बेसिकली वहाँ बेच रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे चाइना के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, तो उस तरीके के लिए जो भारत के एक्सपोर्ट्स है इंडिया के आयरन के, वो यूरोपियन यूनियन और साउथ कोरिया इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो सागरमाला प्रोजेक्ट होगा, बहुत फेमस, आपको पता है, पोर्ट रेल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट है इंडिया का, जो फोकस करेगा पोर्ट रेल और रोड पोर्ट कनेक्टिविटी पे। तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है 5 लाख करोड़ रुपए का, तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगा उसको लेके, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी को लेके। और इंटरनेशनल न्यूज़ में है कि एक चाइनीज़ जो उनका सेकंड स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो नया वर्जन उसका नाम है J-31 FC-31 ग्रे फैल्कन। तो इसने टेस्ट किया है 5th जनरेशन इंडिजियसली डेवलप्ड स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। तो और बेसिकली वो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो मोनोपोली है, जैसे आपको पता होगा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए भारत काफ़ी ज़्यादा देशों के साथ टॉक्स में, स्पेशली रशिया और यूएसए के साथ। तो वो मोनोपोली चाइना के साथ तो डील वैसे डिफेंस की हो नहीं सकती, बट दूसरे देश जो हैं, जो राइवल देशेज होंगे भारत के, वो शायद इसको एक्वायर कर सके। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड होगा। तो आगे देखेंगे इसमें क्या न्यूज़ डेवलप होती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।